आइए अब हम संक्रमण तत्वों के एक और महत्वपूर्ण गुण आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एंथैल्पी में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों या ट्रेंड्स के विषय में जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आयनन ऊर्जा किसी भी गैसीय विलगित आइसोलेटेड परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी परमाणु की आयनन ऊर्जा उसके नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होता है वह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को उतनी मजबूती से पकड़कर रखता है, अपने में बांध कर रखता है, और इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि जैसे कि हमने डी ब्लॉक तत्वों में देखा कि नाभिकीय आवेश उस परमाणु का ज़्यादा होता है जिसकी परमाणु साइज छोटी होती है। और यहाँ पर हम देखें कि जब हम आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो वहाँ पर जो परमाणु की साइज है उसमें हमें अनियमित परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम जान लें कि जो आयनन एंथैल्पी है इस तरह से मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करेगी। एक तो है कि परमाणु का नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्ट कितना ज़्यादा है, यह आयनन एंथैल्पी इसकी समानुपाती होगी, जबकि परमाणु की साइज के ये व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्योंकि परमाणु की साइज छोटी होगी तो नाभिकीय आवेश अधिक होगा और उस समय आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। यदि परमाणु की साइज बड़ी होगी तो वहाँ पर जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के उतने आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ जब आंतरिक कोशों में डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका उस समय परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम जब संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बाएं से दाईं ओर चलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D की बात करें तो वहाँ पर अब देखें कि जो परमाणु का आकार है उसमें अनियमित परिवर्तन होता है, और परमाणु के आकार में अनियमितता जो पाई जाती है इसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी वैसे ही अनियमितता हमें देखने को मिलती है। यदि हम स्कैंडियम से बात करें तो यहाँ पर स्कैंडियम की जो प्रथम आयनन ऊर्जा है यानी कि उसके बाह्यतम कोश से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह यहाँ पर होती है 631 किलो जूल पर मोल। टिटेनियम में क्योंकि इसकी साइज छोटी हो रही है तो ये बढ़ती है 656 किलो जूल पर मोल हो जाती है। वेनेडियम में यह लगभग उसी के है 650 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद हम देखें क्रोमियम में भी लगभग वही है 653 किलो जूल पर मोल है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीज में जाकर यह 717 किलो जूल पर मोल हो जाती है। क्रोमियम में इसका मान कम है, जबकि यहाँ पर क्योंकि साइज छोटी हो रही है तो इसके मान में और वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए क्रोमियम में यहाँ पर मान कम देखने को मिलता है, जबकि मैग्नीज में यहाँ पर इसका मान अत्यधिक ऊपर हो जाता है। और इसके बाद हम देखें कि आयरन में 762 किलो जूल है पर मोल है। उसके बाद कोबाल्ट में देख रहे हैं हम 758 किलो जूल पर मोल है। इसके बाद निकेल में देखते हैं तो 736 किलो जूल पर मोल। कॉपर की फिर से थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ जाती है और 745 किलो जूल पर मोल हो जाती है, जबकि जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी अत्यधिक रूप से अप्रत्याशित रूप से अधिक होकर यहाँ पर 906 किलो जूल पर मोल हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो शुरू में जो वृद्धि हो रही है, जो यदि हम इस आयनाइजेशन एनर्जी की वृद्धि की तुलना असंक्रमण तत्वों से करें तो यहाँ पर हम देखेंगे उसमें उस प्रकार से तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरी यहाँ पर हम देखें कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का मान है
यह यदि हम s ब्लॉक तत्वों से तुलना करें तो d ब्लॉक तत्वों की आयनाइजेशन एनर्जी का मान s ब्लॉक तत्वों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं बाएं से दाईं ओर जाने पर इनकी साइज, जो d ब्लॉक तत्वों की साइज है वो s ब्लॉक तत्वों की साइज से छोटी होती है, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होने की वजह से इनकी जो सक्रियता है वह भी s ब्लॉक तत्वों की तुलना में कम होती है। आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये समझते हैं कि क्यों यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितता देखने को मिल रही है। यदि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी में देखें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d1,4s2, और जब हम इसमें से बाहरी एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो 4s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हो जाएगा 3d1,4s1, और इसके लिए ऊर्जा होती है 631 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से टिटेनियम में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह भी 4s से निकलेगा। वेनेडियम में से भी 4s में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें क्रमशः वृद्धि हमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो क्रोमियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5,4s1, और यहाँ पर हम देखें कि जो इसका में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान है वह कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कम है। इसके पीछे कारण यह है कि यदि इसमें से 3d5,4s1 कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है 4s1 में से, तो यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वह 3d5 हो जाएगा, जो कि एक स्थायी विन्यास होता है। तो इसलिए क्रोमियम चाहेगा कि आसानी से उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और उसे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम चलते हैं मैग्नीज की तरफ। तो मैग्नीज में हम देखें इसका जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह है 3d5,4s2, और यह एक स्थायी अवस्था होती है, और इसमें से यदि हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d5,4s1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वजह से हम देखते हैं कि मैग्नीज का जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, 717 किलो जूल पर मोल हो जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पर धीरे धीरे देखें तो कुछ कमी यहाँ पर मिल रही है। आयरन में देखें तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो 3d6,4s1 है, तो यहाँ पर फिर से वृद्धि हो गई है, 762 किलो जूल पर मोल हो गई है। इसके बाद हम देखें कि कोबाल्ट में भी ये 758 किलो जूल पर मोल है, निकल में भी ये 736 किलो जूल पर मोल है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो परमाणु साइज होती है वह निकल के बाद कॉपर की साइज बड़ी होती है और जिंक की साइज उससे भी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर परमाणु साइज को यदि हम आधार माने तो यहाँ पर अब कॉपर की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान है कम होना चाहिए, और जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान और भी कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइज में वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर फिर से हमें जो ट्रेंड से विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर कॉपर में भी देखें कि एक स्थायी विन्यास होता है 3d10,4s1, और इस वजह से इस स्थायी विन्यास में से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पर इसके में वृद्धि हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ी सी मान में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से हम देखें जिंक में हम देख रहे हैं कि 3d10,4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, पूरा स्थायी ये कॉन्फ़िगरेशन है, और यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमें अत्यधिक ऊष्मा यहाँ पर देनी पड़ती है, और इसलिए यहाँ पर देखिए कि जिंक का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यह 906 किलो जूल पर मोल हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो परमाणुविक ऑर्बिटलों का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके स्थायित्व को देखते हुए भी यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें अनियमितता हमको देखने को मिलती है।
क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है मुख्य रूप से नाभिक के आकर्षण पर निर्भर करती है। दूसरा निर्भर करती है कि जो आंतरिक कोश के डी कक्षक है उनका एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का रिपल्सन है, इस पर निर्भर करती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है विनिमय ऊर्जा के ऊपर ये निर्भर करती है। और विनिमय ऊर्जा जो है वह ऑर्बिटलों के स्थायित्व से जुड़ी हुई चीज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर विनिमय ऊर्जा का मान सबसे कम होता है वह स्थायी विन्यास होता है। और जो विनिमय ऊर्जा का काम उस विन्यास के लिए सबसे कम होता है जिसमें कि जितने उपलब्ध ऑर्बिटल हों उनमें एक ही प्रकार का प्रचक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, यानी कि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा हो। इस आधार पर हम भी देख सकते हैं कि जो मैग्नीज है उसमें जो प्रथम आयनन एंथैल्पी के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो होता है 3d5 4s1। तो इस तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो विनिमय ऊर्जा का मान सबसे कम होता है और इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा होता है। और इसलिए जब इसका इस प्रकार की जो स्थायित्व है उससे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पर हमें अत्यधिक ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है। इसके बाद हम देखें जो द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब हम परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और वह एक धन आयन में परिवर्तित हो जाता है, तो इस स्थिति में जो परमाणु का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है और छोटा होने की वजह से अब इस पर जो नाभिकीय आवेश है वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो इस स्थिति में हम देखें तो आयनाइजेशन जो द्वितीय आयनन ऊर्जा है उसका मान प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में अधिक होना चाहिए। और इसका ये भी कारण है कि जो अंदरूनी कक्ष के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो नाभिकीय आवेश से बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको बहुत ज़्यादा परिरक्षित नहीं कर पाते हैं और इस वजह से भी है तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक हो जाता है। इसे हम यहाँ पर प्राप्त परिणामों के आधार पर भी समझ सकते हैं। यदि हम स्कैंडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पर जब प्रथम आयनन एंथैल्पी थी उस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन था 3d1 4s1। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s का वो निकल जाएगा और इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जो स्कैंडियम 2+ का वो हो जाएगा 3d1 और इस समय इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान हो जाता है 1235 किलो जूल पर मोल, जो कि प्रथम की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसके बाद हम देखें इसी तरह से टिटेनियम में जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा टिटेनियम 2+ का 3d2 और यहाँ पर भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान हो जाएगा अधिक जो कि 1309 किलो जूल पर मोल है। इसके बाद वेनेडियम का हम देखें तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 और इसके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान हो जाता है 1414। इसके बाद हम देखें क्रोमियम, क्योंकि हमने देखा है कि प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वह हो गया था 3d5 जो कि एक पूर्ण तरह से स्थायी विन्यास होता है। और अब जब हम इससे द्वितीय इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से निकालना है, यानी कि हम जब क्रोमियम 2+ का निर्माण करने जाएंगे तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और इस स्थायी अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अत्यधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी। और यही कारण है कि जो जब क्रोमियम 2+ आयन बनाता है उस समय इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है और ये 1592 किलो जूल पर मोल हो जाता है।
इसके बाद फिर वहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम हमें दिखाई देता है। मैग्नीज में हम जाएं तो मैग्नीज में अभी देखिए इसके पहले M1 जो कॉन्फ़िगरेशन था उस समय यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 3d5 4s1 और अब यहाँ से यदि एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालें तो ये एक स्थायी विन्यास मिल जाएगा 3d5। तो इस तरह से हम देखें कि क्रोमियम के बाद मैग्नीज का आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1509 किलो जूल पर मोल हो जाती है। इसके बाद पुनः हम देखें कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब में क्रमशः इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता जाता है। और उसके बाद हम देखें कॉपर में देखिए जो अभी इसका जो कॉपर प्लस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वह था यहाँ पर 3d10 जो कि पूर्ण रूप से एक स्थायी विन्यास था और इस स्थायी विन्यास से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होते हैं और इसलिए यहाँ पर और 3d9 बनाना है और इसलिए यहाँ पर कॉपर का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यह 1958 किलो जूल पर मोल हो जाती है। इसी तरह से हम देखें कि जो जिंक प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वह था 3d10 4s1 और हम यहाँ पर से यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं 4s में से तो यहाँ पर 3d का स्थायी विन्यास मिल जाता है और जिंक में 3d10 विन्यास हो जाता है और इसलिए यह आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसमें से और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वह कॉपर की तुलना में कम होती है और 1734 किलो जूल पर मोल होती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो यहाँ पर स्थायी विन्यास है वह आयनाइजेशन एनर्जी के मान में को काफ़ी तरह से प्रभावित करता है। इसके बाद हम देखें इसी तरह से जो तृतीय आयनन ऊर्जा है, तृतीय आयनन ऊर्जा का मान भी प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर भी हम जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उस स्थिति में नाभिकीय आवेश जो जड़ इफेक्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालना और अधिक ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला काम होता है। तो इस समय हम देखें स्कैंडियम, इसके लिए जो यदि इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा था स्कैंडियम 2+ बनने के बाद 3d में और वह इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d0 और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है 2393। इसके बाद इसी तरह से टिटेनियम है, वेनेडियम है में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और बढ़ते इसमें 2833 हो जाती है। इसके बाद हम देखें क्रोमियम, क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए यहाँ पर हम देखें कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पर 3d4 से 3d3 हो जाता है और यहाँ पर भी इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़कर 2990 किलो जूल पर मोल हो जाती है। इसके बाद पुनः हम देखें जो तृतीय आयनन एंथैल्पी है वो मैग्नीज की यदि हम देखें मैग्नीज 2+ बनने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नीज 2+ बनने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 3d5 था जो कि एक स्थायी विन्यास था और यदि इस स्थिति से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है Mn3+ बनाने के लिए तो हमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और इसी तरह से हमें प्राप्त परिणाम भी दर्शाते हैं कि यहाँ पर मैग्नीज की जो तृतीय आयनाइजेशन एनर्जी है उसका मान बहुत ज़्यादा 3260 किलो जूल पर मोल होता है। इसी तरह से इसके बाद हम देखें आयरन है, आयरन का जो उसको पर्याप्त यदि आयरन 3+ बनता है तो उसे स्थायी विन्यास मिलता है 3d5 और इसलिए उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीज की तुलना में कम है, वो 2962 किलो जूल पर मोल हो जाती है। इसके बाद इसी तरह से कोबाल्ट में फिर वृद्धि हो रही है क्योंकि साइज़ छोटी हो रही है, 3243 किलो जूल पर मोल है। निकिल की यहाँ पर हम देखें कि 3402 किलो जूल पर मोल है, कॉपर की 3556 किलो जूल पर मोल है और जिंक की 3837 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पर हम देखें कि अंतिम जो निकिल, कॉपर और जिंक हैं इनकी तृतीय आयनाइजेशन एनर्जी का मान बहुत अधिक है और यही कारण है कि ये तृतीय आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि ये निकिल 3+ हमें देखने को नहीं मिलता, निकिल 2+ ऑक्सीडेशन अवस्था ही शो करता है। इसी तरह से हम देखें कि कॉपर और जिंक भी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करना चाहते हैं और यहाँ पर हमें इनकी जो +3
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी या इसी तरह से द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में भी आयनाइजेशन जो एनर्जी है वह परमाणु के साइज से भी प्रभावित होती है, साथ ही साथ यह इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्थायित्व पर भी ये निर्भर करती है। तो इसके बाद अब हम अगला जो संक्रमण तत्वों का गुण है वह है एक महत्वपूर्ण गुण परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। इस पर हम बात करते हैं। संक्रमण तत्वों के कई विशिष्ट लक्षणों में एक लक्षण है इनका विभिन्न यौगिकों में कई एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रथम 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कैंडियम या इसकी केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है +3। इसके अलावा हम देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टिटेनियम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर +2, +3, +4 है। वेनेडियम की +2, +3, +4 और +5 है। लेकिन यहाँ पर हम देखें जिस तरह से स्कैंडियम की जो मुख्य या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वह +3 है। टिटेनियम की जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है जो ये ज़्यादा प्रदर्शित करता है वह है +4। इसी तरह से वेनेडियम की जो मुख्य सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वह है +5। आगे बढ़े तो क्रोमियम में हम देखें, क्रोमियम +2 से लेकर +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है अपने d ऑर्बिटलों तथा बाह्यतम कोश के s ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। लेकिन यहाँ पर इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह होती है +3 और +6। इसके बाद हम देखें कि मैग्नीज और मैग्नीज जो है +2 से देख सकते हैं आप +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, जो कि 3D श्रेणी के किसी भी तत्व के लिए सबसे अधिकतम होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि आयरन की केवल 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, +3, +2, +3 और +4। और उसमें भी हम देखें कि जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है जिसमें ये ज़्यादा इसके यौगिक मिलते हैं वो होती है +2 और +3। इसके बाद कोबाल्ट है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4 है, लेकिन इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वह +2 और +3 ही है। इसके बाद देखें कि निकल, यहाँ पर हालांकि निकल +2, +3, +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन इसके यौगिकों में केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखें कॉपर, तो कॉपर में ये +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, लेकिन मुख्य रूप से सामान्य इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह +2 ही होती है। इसी तरह से जिंक की केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है जो कि इसके बाह्यतम कोश 4s के 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रदर्शित होती है निकलने से, और ये होती है +2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं वह श्रेणी के मध्य में उपस्थित हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और उसके पास में हम देखें तो क्रोमियम है, और उसके बाद हम देखें कि आयरन है वह 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे हम किनारों की तरफ जाते हैं तो मध्य स्थिति से दूर होते जाते हैं, जो अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति है वह कम होती जाती है। इसका कारण यह है कि जो शुरुआत के या तत्व हैं उनमें साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कम होती है। जैसे कि हम देखें स्कैंडियम, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d1 4s2, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये अधिकतम 3 ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। और आप देखेंगे कि इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 ही होती है। इसी तरह से टिटेनियम है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह केवल +4 ऑक्सीकरण अवस्था मुख्य रूप से प्रदर्शित करता है। दूसरा कारण है संयोजकता कोश में जो d इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जो हम देख सकते हैं कॉपर और जिंक में,
क्योंकि इनमें हम देखें कि जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल्स हैं, उसमें पूरी तरह से लगभग भरे हुए होते हैं और इसलिए यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होने के कारण ये कक्षक आयनाइजेशन के लिए, बंद बनाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कॉपर का विन्यास जो होता है 3d10 4s1 और इसीलिए कॉपर केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है तथा जिंक है वह भी केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। इसके बाद हम देखें कि ये जो सामान्य स्थायित्व वाली जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनकी संख्या यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आप देखेंगे कि ये इनके s ऑर्बिटलों तथा d ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, टिटेनियम डाइऑक्साइड TiO2। अब यहाँ पर देखें कि टिटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है +4 और हम ये भी जानते हैं कि इसके जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d2 4s2, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। इसी तरह से वेनेडियम डाइऑक्साइड VO2 में हम देखें, VO2 प्लस में हम देखें तो यहाँ पर हम देखें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और इतनी ही संख्या इसके d ऑर्बिटलों और s ऑर्बिटलों का योग के द्वारा प्राप्त होती है। इसी तरह से हम देखें क्रोमियम टेट्राऑक्साइड CrO4 यदि हम इसमें देखें तो आप जानेंगे कि जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह है यहाँ पर +6 और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और हम जानते हैं कि जो क्रोमियम होता है उसके पास भी जो D3d ऑर्बिटल्स तथा 4s ऑर्बिटल हैं वहाँ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या का योग भी 6 ही होता है। इसी तरह से मैग्नीज में हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है और इसकी अधिकतम जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह भी +7 होती है। जबकि हम देखें जो किनारे पर उपस्थित तत्व हैं या इसके यदि हम श्रेणी में आगे बढ़ते चले जाएं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने की वजह से इनके ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ जाती है। आयरन हम देखें केवल +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है। यहाँ पर कोबाल्ट भी केवल +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है। निकिल केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। कॉपर +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, जबकि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। यदि हम परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के पीछे कारणों पर ध्यान दें तो कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके d ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके इस तरह से प्रवेश करते हैं कि इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था में 1 का अंतर बना रहता है। जैसे कि हम देखें वेनेडियम में ऑक्सीकरण अवस्था +2 मिल रही है, +3 मिल रही है, +4 मिल रही है और +5 मिल रही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में से इसी क्रम से एक एक करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। जबकि हम यदि असंक्रमण तत्वों से इनकी तुलना करें तो वहाँ पर हम देखें कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में 2 का अंतर पाया जाता है और इसीलिए असंक्रमण तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं अवस्था है उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें कि p ब्लॉक तत्वों की तुलना में हम देखें एक और यहाँ पर रोचक तथ्य देखने को मिलता है, वो ये कि यदि हम संक्रमण श्रेणी में वर्ग 4 से वर्ग 10 की ओर बढ़ रहे हैं और तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारी सदस्य हैं यानी कि ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो वहाँ पर देखें कि भारी सदस्यों में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है या उनकी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो ज़्यादा स्थायी होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है,
उसके नीचे हम देखें कि मोलिब्डेनम, वह भी +6 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, तथा उसके नीचे हम देखें टंगस्टन, यह भी +6 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि तीनों की ये तुलना करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्रोमियम की +6 ऑक्सीकरण अवस्था उतनी स्थायी नहीं होती है जितनी कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन की होती है। यदि हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एक कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और यदि इसका अम्लीय माध्यम में यदि हम देखें, इसकी क्रिया देखें तो ये अम्ल के उपस्थिति में क्रिया करके, जैसे मान लीजिए H2SO4 के साथ ये जब ये क्रिया होती है तो ये बनाता है K2SO4 Cr2SO4 होल 3 प्लस H2O और प्लस O2। तो यहाँ पर हम देखें कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है या जो क्रोमेट आयन है वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, लेकिन ये तुरंत वहाँ पर अम्लीय माध्यम में परिवर्तित होकर जो यहाँ पर क्रोमियम सल्फेट बना लेता है तो वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाती है। तो यहाँ पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था उतनी स्थायी नहीं है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। जबकि हम देखेंगे कि मोलिब्डेनम या टंगस्टन में देखें तो मोलिब्डेनम MnO4 काफ़ी स्थायी होता है। उसी तरह से वेनेडियम, यहाँ पर वेनेडियम टेट्रोक्साइड जो है वह 2- जिसमें यहाँ पर हम देखें तो ये भी काफ़ी स्थायी होता है। तो जबकि हम वहाँ पर देखें, यदि हम पी ब्लॉक तत्वों की तुलना करें तो पी ब्लॉक तत्वों में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर जैसे जैसे भारी तत्व आते जाते हैं उनमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसके पीछे जो कारण होता है वह अक्रिय युग्म प्रभाव है, क्योंकि जो अंदरूनी शैल होते हैं, आंतरिक शैल होते हैं, उसमें के जो s ऑर्बिटल होते हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो ये हमें अंतर असंक्रमण तत्वों और संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें कि बहुत सारे संक्रमण तत्वों की ऐसे यौगिक हैं जिसमें ये 0 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर संक्रमण तत्वों की जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति है वो ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जिसमें कि ऐसे लिगंड उपस्थित होते हैं जिनमें कि सिग्मा बंध बनाने के अतिरिक्त पाईग्राही गुण भी पाया जाता है। जैसे कि इस प्रकार का एक लिगंड है कार्बोनिल। जो कार्बोनिल लिगंड होता है वह जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ इलेक्ट्रॉन देकर लिगंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उससे सिग्मा आबंध बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं उन्हें ग्रहण करके पाई बंध भी बनाता है। और यही कारण है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका स्थायित्व तो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देखें जैसे कि निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल में यहाँ पर हम देखें कि जो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर है वह 0 होगी। उसी तरह से पेंटा कार्बोनिल आयरन, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो इस तरह से हम देखें कि इनकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित होती है वह किस कारण से उपस्थित होती है। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि संक्रमण तत्व जो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं वो प्रायः फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले यौगिकों में ही प्रदर्शित करते हैं। इसके पीछे कारण है, एक तो इनकी जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है हम जानते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है और इसलिए यह अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये आसानी से केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सकते हैं और यहाँ पर ये उसे सेटिस्फाई कर पाते हैं। और इसीलिए इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वह इसमें ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें Cr2O7 2-, यहाँ पर यह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि क्रोमियम इनके मध्य जो सिग्मा बंध तो बनते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पी पाई डी पाई बंध भी बनता है। इसी तरह से हम देखें Fe2O3
तो यहाँ पर भी आप इसकी संरचना देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों आयरन आपको दिख रहे हैं वो एक ऑक्सीजन के द्वारा सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि किनारे के दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं वहाँ पर द्विबंध बना हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि इनकी जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो ऐसे यौगिकों में मिलती है जिसमें कि फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं।